आपके साथ आरेंद्र। पश्चिम बंगाल में एसआईआर और ईडी रेड के समय ममता बनर्जी की दखलंदाजी का मुद्दा राजनीतिक रूप से तूल पकड़ता जा रहा है। जहां टीएमसी एसआईआर का विरोध कर रही है तो बीजेपी ने ममता बनर्जी को जमकर घेरा है। क्या हुआ इन मुद्दों के इर्द गिर्द आज दिन भर पश्चिम बंगाल में, करेंगे इस खबर पर विस्तार से चर्चा। बताएंगे आपको सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने क्या दिए बड़े बयान और देश के दुश्मनों को क्या दी है उन्होंने बड़ी हिदायत। होगी बात ब्रिक्स की, जिसकी अध्यक्षता इस साल भारत कर रहा है और आज उसका आधिकारिक लोगो और वेबसाइट जारी किया गया है। दिखाएंगे खबर बांग्लादेश की, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार रुकने का फिलहाल नाम नहीं ले रहे। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को दो टूक, भारत के खिलाफ हुई हिमाकत तो मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। कहा जारी है ऑपरेशन सिंदूर, भविष्य की हर चुनौती के लिए सेना तैयार और तत्पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए लोगो और वेबसाइट को किया लॉन्च। कहा शिखर सम्मेलन में भारत का लक्ष्य वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक रक्षण के मुद्दे प्राथमिकता में। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर घमासान जारी, पत्र राजनीति पर उतरी ममता बनर्जी पर बीजेपी ने लगाया माहौल खराब करने का आरोप। फॉर्म 7 न मुहैया कराने को लेकर भाजपा का प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले 5 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। देश के अलग अलग राज्यों में फसलों से जुड़े पर्वों की धूम, पोंगल और लोहड़ी पर लोगों ने परंपरा और संस्कृति के साथ मनाया जश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पहले बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में एसआईआर और आईपैक में ईडी रेड के समय ममता बनर्जी की दखलंदाजी का मुद्दा लगातार सियासी रूप से गरमाया हुआ है। जहां आईपैक के मुद्दे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है तो उनके द्वारा संवैधानिक पद पर रहते हुए जांच में बाधा डालने को लेकर भी उनसे इस्तीफा मांगा है। उधर एसआईआर को लेकर भी टीएमसी लगातार विरोध कर रही है तो बीजेपी ने टीएमसी पर झूठे आरोप लगाकर बंगाल की जनता को भ्रमित करने की बात कही है। इस बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को और ज्यादा तेजी से करने के लिए अतिरिक्त सुनवाई केंद्रों और अतिरिक्त ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से सियासत गरमाई हुई है। अभी एसआईआर को लेकर राजनीतिक विवाद थमा भी नहीं था कि आईपैक पर ईडी रेड के मामले ने सूबे के राजनीतिक पारे को बढ़ा दिया है। आईपैक पर रेड के दौरान ममता बनर्जी पर दखलंदाजी के आरोपों के बीच टीएमसी और ईडी आमने सामने हैं। पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है। जब आईपैक के ऑफिस में रेड पड़ता है और इस बात की जांच हो रही होती है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क कोल स्कैम में सक्रिय था, क्या उसी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से आईपैक को भी पैसा गया था, अर्थात क्या टीएमसी भी इस मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा थी? I, as a citizen of this state, I would urge the honorable court to arrest our Chief Minister Mamata Banerjee because she thinks she is not above the law. She thinks she is above the law, but she is not above the law. ममता बनर्जी ने जो किया है ईडी का रेड के समय, ये बहुत शर्मनाक है। एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए सीएम को फाइल छीनना पड़ा ईडी के और उनके जो जांच उसमें बाधा डालना पड़ा और ये तो अपराध है। साथ साथ उनके साथ जो पुलिस ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर गए थे, ये सारे लोग दोषी हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर भी घमासान तेज है। टीएमसी केंद्र सरकार पर एसआईआर के बहाने मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगा रही है तो बीजेपी का कहना है कि झूठे आरोपों के आधार पर ममता बनर्जी बंगाल की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही हैं। साफ सुथरी वोटर लिस्ट हो
वही वोटर लिस्ट में हो जो देश के नागरिक हो। ऐसा एक्सरसाइज का सपोर्ट करना चाहिए ममता बनर्जी को, लेकिन बार बार इस बात को उठाने के बाद कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सपोज कर रही है और उनको अपना डर जो सता रहा है, इसलिए इस तरह के लेटरबाजी कर रही है। बार बार भाजपा पे आरोप लगाना, लोकतंत्र में जनता पर विश्वास करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको अपनी जनता पर अब विश्वास नहीं रहा। भाजपा का आरोप, भाजपा के ऊपर आरोप लगाने का कोई संवैधानिक औचित्य मुझे दिखाई नहीं देता है। ममता बनर्जी जी को जो भी कहना चाहिए या करना चाहिए, उनके पास तो सभी अधिकार हैं। वहीं इस बीच चुनाव आयोग को एक के बाद एक पत्र लिखने की राजनीति को लेकर ममता बनर्जी सवालों के घेरे में हैं। वोट के लिए, चुनाव के लिए उनको पास वोट मुसलमान लोगों को रखने के लिए इनको ये बोलेगी, एक महीना के बाद वो बोलेगी जो तुम्हारा नाम हियरिंग से काटाने का लिए कोशिश किया इलेक्शन कमीशन, लेकिन नहीं, तुमका पास है, तुमका साथ है, इसीलिए तुम्हारा नाम है। इसका कोई जनमानस में इसका प्रतिष्ठा नहीं है। जनता का कोई इंटरेस्ट इसमें नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ने तृणमूल सरकार को इस सत्ता में ले आया। उसका सामने इश्यू एक ही था, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने तृणमूल को परखा, अभी तृणमूल को छोड़ रहे हैं और तृणमूल चलेंगे। मुर्शिदाबाद में एक बीएलओ ने सुसाइड की। टीएमसी ने आरोप लगाया, वर्क प्रेशर उस पर इतना ज्यादा था, इलेक्शन कमीशन इतने प्रेशर डाल रहा था कि बीएलओ ने मजबूरन सुसाइड किया। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो इसके बिल्कुल विपरीत है। वहीं एसआईआर पर ममता सरकार के रवैये को लेकर कोलकाता, हुगली और बांकुरा में फॉर्म नंबर 7 को लेकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। संदिग्ध अवैध मतदाताओं के नाम हटाने की शिकायत दर्ज करने के लिए फॉर्म नंबर 7 की आवश्यकता होती है। भाजपा का आरोप है कि चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं होने के बावजूद जिला स्तर पर कार्यरत ईआरओ और एईआरओ राज्य सरकार के इशारे पर यह फॉर्म नहीं दे रहे हैं। आरोप है कि तृणमूल अपने वोट बैंक को बचाने के लिए अवैध मतदाताओं को संरक्षण दे रही है और इसलिए फॉर्म नंबर 7 देने में टाल मटोल की जा रही है। कोलकाता से सौरव दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष एसआईआर पर घमासान। बंगाल में बढ़ा सियासी तापमान, क्योंकि इस पूरे मसले पर सियासत लगातार गर्म दिखाई पड़ रही है। और इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर शतरूपा है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा एमडी एहतशामुल हक साहब हैं, टीएमसी समर्थक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एहतशामुल हक साहब, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अगर एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण लगातार चल रहा है, उसमें तमाम प्रावधान हैं, तो लगातार ये विरोध टीएमसी का, ममता दीदी का देखने को क्यों मिल रहा है? और लगातार चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, आप लोग कोर्ट तक भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन जमीन पे उतना काम नहीं कर रहा है। आप लोग पत्र लिख रहे हैं, चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जमीन पे उन तमाम लोगों का जिसकी आप चिंता कर रहे हैं उनके साथ खड़े नहीं दिखाई पड़ता है। सिंह साहब नमस्कार। जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं सभी को नमस्कार। आज मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाई मैं अपनी ओर से पूरे देशवासियों को देना चाहता हूं दूरदर्शन न्यूज चैनल के माध्यम से। सबसे पहले एसआईआर के नाम से जो पश्चिम बंगाल और 12 राज्यों में हो रहा है, मुझे कहीं न कहीं समझ में आता है कि जिस हिसाब से शुद्धिकरण के नाम में सिंह साहब अशुद्धिकरण हो रहा है, उसकी वजह क्या है? आपने देखिए, इससे पहले हमारे देश में 8 बार एसआईआर हुआ था। 2002 इसमें इससे पहले हुआ था एसआईआर, लेकिन एसआईआर कभी भी इतना चर्चित नहीं था। पूरे देश से कोई भी लोग जानते नहीं थे एसआईआर। खामोशी से होता था, लेकिन खामोशी से कंप्लीट हो जाता था। ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी 8 बार हो चुका है। लेकिन सडनली अभी जो 2025 में जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ, अभी 2026 में हम लोगों ने कदम रखा है, ये एसआईआर बहाना है। एक्चुअली में जो समझ लिए लोगों को शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण हो रहा है। खासकर आप देखिए कि 58 लाख लोगों का यहाँ नाम निष्कासित हुआ है। हमें आपत्ति यहाँ पे नहीं, 58 लाख लोगों का नाम निष्कासित हुआ है एसआईआर के माध्यम से, लेकिन 1,36,00,000 लोगों को बुलाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। आप देखिए, मैं एक बात सिंह संघ और कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों का नाम बाद हुआ है। तो 2,89,00,000 लोगों का नाम एसआईआर के माध्यम से बाद हुआ है। तो मैं एक बात, आप 1 साल पहले चले जाओ, 2024 का जो लोकसभा जो इलेक्शन हुआ, जिसमें भारत की सबसे बड़ी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी 240 सीट लेकर के आज केंद्र में तीसरी बार विराजमान हुए हैं। तो पूरे जो संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए तो 10 करोड़ लोगों से भी ज्यादा नाम निष्कासित हो रहा है। तो इसमें हम समझते हैं अगर 16 लाख से मल्टीप्लाई किया जाए तो 50 सीट से ज्यादा समझ लिए कि इन्हीं मतदाताओं के द्वारा केंद्र में बैठी हुई सरकार है। तो सबसे पहले मैं साहब, लेकिन टीएमसी भी लगातार अगर पश्चिम बंगाल की सत्ता पे काबिज है तो 2002 के बाद की एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वन्नी वोटर लिस्ट के आधार पर आप भी राज्य की सत्ता में है, या उससे पहले अगर कभी भी आप लोग सत्ता में रहे हैं तो वो भी उसी आधार पर रहे, तो जाहिर सी बात है उस लिस्ट के माध्यम से मौजूदा केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो वो उसी आधार पर है। लेकिन अगर कोई अशुद्धि है तो उसको तो ठीक करने की बात होगी। मैं आता हूं आपके पास में शत्रुपा जी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से, चुनाव आयोग के माध्यम से लगातार वोट काटने का काम कर रहे हो, तमाम लोगों को परेशानियां कर रहा है, खासतौर से उनका वोट बैंक इससे प्रभावित हो रहा है। आप लोग जान के ऐसा कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं आप पे। प्रणाम आर्येंद्र प्रताप सिंह जी। जब मुझे हमें खुद नेशनल चैनल पे बुलाया जाता है, इतनी बुरी कारण से बुलाया जाता है कि मेरा शर्म से एकदम सर झुक जाता है, और मैं जानबूझ के सर एसआईआर शब्द यूज कर रही हूँ, क्योंकि बंगाल में भी जो हो रहा है, देखिए अभी देश में शायद 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। कम ज्यादा हर एक पार्टी को प्रॉब्लम है। वो लोग हमको भी बहुत जगह ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए। हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, चिट्ठी लिखते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है। हमें भी बहुत सारे बीएलओ ऐसा लगा कि तृणमूल के द्वारा प्रभावित है, सो हम इलेक्शन कमीशन में गए। लेकिन ये जो पूरा का पूरा नाटक जो चल रहा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कि इन लोगों को किसी तरह से एसआईआर नहीं चाहिए, हालांकि 2005 में आपको याद होगा ये खुद ममता बनर्जी ने इतना सारा कागज एकदम फेंक के मारा था। स्पीकर तब शायद था नहीं, कोई और था चेयर में, वो देखा भी नहीं कौन चेयर में है, वेल में जाके पार्लियामेंट में छोड़, क्योंकि उनको लगा कि डिवीजन के बिना फ्रेश लिस्ट इतना इन्फ्रिंजमेंट हो गया, इतना अनुप्रवेशकारी है यहाँ पे, ममता बनर्जी को तब लगा था। तो अब अगर 2002 से 14th टाइम, ये 14 बार देश में हो रहा है, पिछले वक्ता गलत बोला है, 8 बार नहीं 14 बार, दिस इज द 14th टाइम हो रहा है, तो एक तो सिस्टम होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सबको पता है एक अलग अलग इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जैसे कि सीबीआई है, जैसे कि ईडी है, लेकिन ममता बनर्जी और उनका जो कंपनी है, जो पार्टी तो है ही नहीं, जो कंपनी का लोग है, उन लोगों को लगता है हाई कोर्ट हमारा है, इलेक्शन कमीशन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, ईडी सीबीआई हमारा है, जहां भी जो केंद्र सरकार द्वारा मतलब प्रभावित तो है ही नहीं, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो सब कुछ हमारा है, बीजेपी है। आपको याद होगा हाल ही में माननीय गृह मंत्री कोलकाता में आए थे और उन्होंने हंस के जवाब दिया कि उनको तो सब ममता बनर्जी को लगता है सब कुछ बीजेपी का है, जब वो हारेगा तब बोलेगा कि हमारा कार्यकर्ता भी बीजेपी का बन गया है। तो ऐसे रवैया है ही उनका। लेकिन आप मैं थोड़ा सा कह दूं थोड़ा, ठीक, मैं आता हूं आपके पास से। हमारे साथ में शेखर अय्यर जी भी वरिष्ठ पत्रकार। शेखर जी, आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक तौर पे लगातार हो रहा है। पहले हमने बिहार में देखा कि साहब हमारा वोट कट गया, साहब हमारा कट गया, इतने लाख वोटर कट गया। बंगाल में उसी प्रकार की सियासी तापमान बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन सबके बीच में अगर वोटर शुद्धिकरण हो रहा है तो उस पूरी प्रक्रिया पे सीधा सवाल उठा देना, या उस प्रक्रिया के तहत जो आपका जेन्युइन वोटर है उसके साथ खड़े होइए साहब, आप उसका दावा दीजिए। कम से कम उस दिशा में बढ़ते हुए लोग कम दिखाई पड़ रहे हैं, राजनीति ज्यादा हो रही है। शेखर जी। हरेंद्र जी, देखिए जब से ड्राफ्ट ये आई है, ड्राफ्ट लिस्ट आई है जिस पर अभी आपत्ति ली जा रही है, देखिए इस ड्राफ्ट लिस्ट से तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदर एक प्रकार से शौक आया है, बीजेपी में भी है। जैसे अभी शत्रुपा कह रहे थे, देखिए जो हमको जो जानकारी मिली है, कम से कम जो सीटें 223 सीटें जो इन्होंने 2021 में जीते थे, उसमें 72 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो वोटर्स डिलीट हुए उनकी संख्या विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है, और कई जगह पर ऐसा है उसके बाकी जगह पे बराबर है। और वैसे बीजेपी के लिए मैं बता दूं, बीजेपी ने 77 सीट जीते थे
उस पे 42 जगह ऐसे जहां पे जो डिलीशन जो विक्ट्री मार्जिन से ज्यादा है। अब तृणमूल कांग्रेस में लग रहा है, खास करके ममता को लग रहा है, ये जो सारे जो डिलीट हुए ये हमारे समर्थक है, यही डिलीट हुए, इसलिए हमारे लिए दिक्कत है। अब सवाल आता है भाई कौन थे वो लोग? वो आपके वोटर भी हो सकते थे, नहीं भी हो सकते थे। तो अगर सब पार्टियों की दिक्कत आ रही है, अभी उत्तर प्रदेश की बात हुई, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और बीजेपी के अन्य नेताओं ने तय किया है कि बीजेपी कार्यकर्ता उन वोटर्स जिनकी नाम कटी है उनको ले जाएंगे और इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है जी उससे उनकी नाम वेरीफाई करके फिर जोड़ने की बड़े कैंपेन शुरू की है जी। लेकिन यहाँ पे दूसरा उनको, अच्छा दूसरी चीज आप देख रहे हैं, बीजेपी तरफ से भी आरोप आ रहा है बंगाल में, क्योंकि ये जो आपके एनुमरेशन ऑफिसर जो हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी हैं या ऑफिसर्स हैं, वो जहां पे फॉर्म 7 से जो ऑब्जेक्शन लेना है कि भाई फलाना वोटर इस जगह का नहीं है, ये प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन में। फॉर्म 7 का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा, उस पर विरोध भी हुआ है, नहीं हो रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तृणमूल जो नेतृत्व है उनको डर लग रहा है भाई ये जो कटे हैं सारे हमारे हैं, और क्यों कटे हैं, जो कारण से कटे, या फर्जी वोटर्स थे, अच्छा जो वोटर्स मर चुके हैं उन पर भी वोट डाला जाता है क्या? देखिए कई जितना तृणमूल के अंदर एक बहुकलाट आप देख रहे हैं, बाकी अन्य राज्य में भी इतना नहीं है, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट ही है, आप जाके ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए। लेकिन इनको शुरू से, अच्छा आज जो ममता जी ने कहा भाई ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने काट दिया, नहीं सवाल, बड़ी सवाल यही है अरेंद्र जी, जो लोग मर चुके हैं, जो जीवित नहीं है, क्या वो उनका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? अगर लिस्ट में है उसको हम हटाना है या नहीं हटाना? और जो लोग जेन्युइन वोट सिटीजन्स नहीं है, जिनके पास वो क्या वो रहना चाहिए वोटर लिस्ट में? बिल्कुल यही सवाल है, और शायद इसी प्रक्रिया के तहत पूरी जो संवैधानिक व्यवस्था में अधिकार है चुनाव आयोग के पास वो पूरा किया जा रहा है। तो माशाअल्लाह हक साहब, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, जो वोटर नहीं है वो वोटर लिस्ट में क्यों हो, और टीएमसी आज की तारीख में सड़कों पे अपने वोट बैंक के साथ में उनके समर्थन में काम करने के बजाय राजनीतिक तौर पे ज्यादा प्रोएक्टिव नजर आ रही है। सीधा तौर पे सवाल उठ रहा है, और जो बात शेखर जी ने कही साहब, वो तो देखिए ना, उनके भी मार्जिन से ज्यादा वाले वोट कर रहे हैं जिन सीटों पर जीतते हैं, और आपके भी कट रहे हैं, तो सीधा आप ही का नुकसान है ऐसा नहीं है, वो तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए अमरिंदर जी, सबसे बड़ी बात है एसआईआर हो उससे कोई आपत्ति नहीं है, शुद्धिकरण हो उससे कोई आपत्ति नहीं है, जो मृतक वोटर है, जो कहीं से स्थानांतरण कर लिए गए हैं, और जो भी लोग समझ लिए हमारे बीच में यहां से लेकर के शिफ्टिंग दूसरा जगह हो गए हैं, उस तरह के लोगों को जिस हिसाब से 58 लाख लोगों का नाम निष्कासित हुआ, हमें आपत्ति वो बात नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन वोटर है, अब आप सोचिए कि भारत के इतिहास में पूरी दुनिया जानते हैं अमर्त्य सेन को, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार हासिल हुआ, उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। ये कितनी बड़ी दुख की बात है, ये समझ लिए, ये इतनी बड़ी समझ लिए कि मैं बता नहीं सकता हूं, इसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। श्री अमर्त्य सेन, जिनको ने भारत समझ लिए भारत के वो रत्न है, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, और समझ लिए बड़ी बड़ी हस्तियां, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो देव के नाम से जाने जाते हैं, उनको इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। तो ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के जितने भी लोगों उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं सिंह साहब, 2026 में चौथी मर्तबा हम सरकार बनाने जा रहे हैं। 58 लाख या 1 करोड़ से हमें कोई बात नहीं है। यहाँ की जनता जो सेकुलर जनता है, यहाँ की जनता हमारे साथ है, और हमारी नेत्री जो हिसाब से कहती है कि धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव सबका, हम लोग यहाँ उत्सव तमाम जाति, तमाम वर्ग, तमाम समुदाय के लोग मिलजुल के मनाते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान की काट नहीं चलेगी। भारत का इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल है जहाँ कभी भी डे वन से अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलती है। यहाँ हमारी नेत्री ममता बनर्जी जब से विराजमान है 94 योजनाएं लोगों के लिए किए हैं, स्वास्थ्य साथी कार्ड से लेकर के लक्ष्मी भंडार से लेकर करके इतनी योजनाएं की मैं बता नहीं सकता हूं। इसलिए हमारी ठीक है, आप ये दावा कर रहे हैं कि इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद भी सरकार आपकी बनने जा रही है चौथी बार, उसके बावजूद आप तमाम आरोप लगा रहे हैं। शत्रुपा जी वो कह रहे हैं कि साहब आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए, सरकार उन्हीं की बनेगी, सरकार वो फिर से जीतने के लिए जा रहा है, और सीधे तौर पे आरोप लगा रहा है कि आप उनको वोटर को डिमोरलाइज कर रहे हैं, हतोत्साहित करने का कोशिश कर रहे हैं। अरेंद्र जी,
इन्होंने बयान नहीं कर पाया, उनको कितना दुख हुआ, उनको क्यों अमर्त्य सेन इत्यादि इन लोगों को बुलाया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीधा का सीधा बयान कर चुका है ये कौन किस कारण के लिए बुलाया गया है। एकदम पूरा इशू बेस्ड, हुएवर हैज रेज्ड अ क्वेश्चन, उनका पूरा इलेक्शन कमीशन ने उत्तर दे दिया है कि कहीं पे लेफ्ट साइड राइट साइड से नहीं मिला वो जो एसआईआर इवैल्यूएशन फॉर्म में, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पे बहुत सारा नॉन इश्यूज है। लेकिन वो है, अगर एसआईआर में अपना नाम डालना है तो वो ठीक तरह से करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा बहुत बड़े आश्चर्य हो रहा है, जैसे देखिए शेखर जी ने कहा है इन लोगों को इतना डर है, जब से एसआईआर अनाउंस किया है वो 3-4 महीने पहले जब ये चर्चा चल रहा था, तब से ममता बनर्जी खुद ऐसा ऐलान कर दिया, कौन बुलाया बीएलओ को, हमको क्यों नहीं बताया। फिर अभिषेक बनर्जी आके बोल रहा है कि मैन मार्किंग करो, फिर कोई और नेता बोल रहा है कि इसको बांध के रखो, उसका आंख उभार दो, ये मार डालो, काट डालो। ये क्यों? एक इलेक्शन प्रोसीजर, एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर होगा। जो जिंदा वोटर है, जो ढंग का वोटर है, जो हमारा देश का वोटर है, जो कब्र से उठाया लेके उठा के वोट नहीं डालने वाले हैं, ऐसा वोटर अगर वोट दे तो जिसका भी सरकार आए, लेकिन वो चुना हुआ, ढंग से चुना हुआ, साफ सुथरा डेमोक्रेसी से चुना हुआ एक सरकार बने, जिसका भी बनना है बने, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अलग बात है कि वोटर स्पीच अभी, इलेक्शन स्पीच अभी नहीं देना है, जो इन्होंने दे दिया वो अलग बात है, वो तो बाद में है जब इलेक्शन डिक्लेयर होगा। हाँ, हालांकि 2-3 हफ्ते में शायद हो ही जाएगा, तब हम इलेक्शन स्पीच डालेंगे और फिर से बुलाएंगे, इनसे बेहतर स्पीच हम देंगे और हम देखेंगे जो कौन सा जनता। शेखर जी सवाल ये है कि बिहार में भी हमने तमाम प्रकार का सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा देखा एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर और लगातार एक बड़ा विरोध हुआ, लेकिन चुनाव के समय वो मसला मुद्दा दिखाई नहीं पड़ा। बंगाल में भी इसी वक्त लगातार ये तमाम चीजें इतने हाइप दिखाई पड़ रही है। क्या ये सस्टेन करने वाला जमीनी चुनावी मुद्दा है या सिर्फ इसको एक हवा देने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिहार में आपने देखा मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था और लास्ट में जिन लोग की सुप्रीम कोर्ट का बार बार सवाल यही था कि जो लोग एग्रीव्ड है वो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए, तो पॉलिटिकल पार्टीज और लॉयर्स आए, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई जिनका नाम कटा हुआ है वो कहाँ हैं, जिनको सुनवाई नहीं दी गई है इलेक्शन कमीशन, वो कहाँ है। और आपने देखा बिहार चुनाव में राहुल गांधी जी ने वोट चोरी से शुरू किया, अंत में जाके आरजेडी के बड़े नेता तेजस्वी यादव जी ने भी कहा भैया यह मुद्दा नहीं है, वहां तो स्थानीय मुद्दा और कुछ है। लेकिन यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ, देखिए वहां पे क्या था, केवल कांग्रेस पार्टी खास करके राहुल गांधी की चिंता ज्यादा थी, ये वोट चोरी कहकर एक बड़ा कैंपेन था जो फॉल फ्लैट हो गया। और लेकिन बंगाल में शुरू से ममता को डर है कि क्योंकि यही बात जो शत्रुघ्न जी ने भी बताया, जब वामपंथी का सरकार। शेखर जी आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त एक बड़ी खबर है, उससे हम दर्शकों को रूबरू कराते हैं, वो इससे ही जुड़ी हुई अपने आप में, क्योंकि जो ईडी की रेड हुई थी उस मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। ईडी का सुप्रीम कोर्ट में दावा है कि हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई में बाधा जो डाली गई थी वो सोची समझी साजिश थी और ईडी का आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी। तो ये अपने आप में ईडी का सुप्रीम कोर्ट में दावा है कि आईपैक रेड मामले के समय सुनवाई में जानबूझकर बाधा डाली गई और हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई में जो बाधा हुई थी, क्योंकि उस वक्त ये सुनवाई नहीं हो पाई थी और जो कोर्ट की जज थी उनको ये कहना पड़ा था कि इस प्रकार का शोर शराबा नहीं हो, इतना हो हंगामा नहीं हो, ऐसे में कोर्ट काम नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने सुनवाई को 14 जनवरी तक के लिए टाल दिया था। तो अपने आप में इतना ज़्यादा हंगामा जो कोर्ट परिसर में हुआ था वो एक सोची समझी साजिश थी। ये बात ईडी ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कही है और ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर है कि ईडी का आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने दी। इस बात की जानकारी उस वक्त भी निकल के आई थी, टीएमसी से जुड़े हुए तमाम इंटर्न्स और तमाम लोगों ने कोर्ट परिसर में हंगामा किया और उस हंगामे के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी कोलकाता हाई कोर्ट में और जिसकी वजह से ये मामला अपने आप में 14 जनवरी तक के लिए टल गई थी ये सुनवाई। और उस मसले पर
इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ जुड़ गए हमारे साथ। सौरभ, तो ये अपने आप में जो आशंका उस वक्त व्यक्त की जा रही थी, अब एक तरीके से लिखा पढ़त में सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजी तौर पर ईडी ने कहा कि साहब ये सोची समझी साजिश थी ताकि कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई ना हो सके। तो कोर्ट में भी यानी कानूनी प्रक्रियाओं में भी अब राजनीतिक के माध्यम से दखलंदाजी के सीधे तौर पे आरोप दिखाई पड़ रहे हैं। सौरभ, रिट पिटीशन ईडी के जो 3 आधिकारिक जो रिट पिटीशन दायर किए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि रेड के बाद जब 24 घंटे के अंदर वो कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची कि जिस तरह से सीएम ने और उनके जो सीपी है, जो डीजी है, सब मिलकर ईडी के जांच को रोका, वो पीएमएलए एक्ट के तहत वो नहीं हो सकता। इस बात को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग कर सीएम के खिलाफ वो लोग कोलकाता हाईकोर्ट में गए थे और वहां पे सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि जो जस्टिस सुब्रा घोष थे वो कहे कि इतने शोर शराबा हो रहा है कि इस शोर शराबे के तहत सुनवाई नहीं करना मुमकिन नहीं है, उठकर चली गई थी। तो वो उठकर क्यों चली गई? तो ईडी ने एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें साफ तरीके से दिखा जा रहा है कि उसमें लिखा है कि आप लोग आइए और हमें यहाँ पे आकर, जो मैसेज वहां पे लिखा है, जो व्हाट्सएप मैसेज जो शेयर किया गया है उसमें लिखा है कि टुडे 9/1/2026 कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 10 come everyone gathering today at 1 PM at B gate come everyone will go to the procession of honorable CM Mamata Banerjee bus and vehicle are arranged। यहाँ पे ये मैसेज लिखा है, ये मैसेज शेयर किया गया है और पिटीशन में ईडी के तरफ से लिखा गया है कि सच इज द क्लाउड एंजॉयड एंड इनलीगल टैक्टिक्स एम्प्लॉयड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो कि सीएम ममता बनर्जी है एंड हर पार्टी मेंबर्स इज दैट दे आर हेल बेंट ऑन सीइंग दैट प्रोसीडिंग्स बिफोर द हाई कोर्ट डू नॉट टेक प्लेस। मैं रिपीट कर रहा हूं दैट द प्रोसीडिंग्स बिफोर द हाई कोर्ट डू नॉट टेक प्लेस, यानी हाई कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग्स चल रहा है वो ना हो पाए। और बाय कैसे ना हो पाए ना, बाय क्रिएटिंग अ रुकस एंड कमोशन इन द कोर्ट व्हिच प्रॉम्प्टेड द ऑनरेबल हाई कोर्ट टू रिफ्रेन फ्रॉम हियरिंग द मैटर एंड एडजर्न द सेम बाय अ जुडिशियल ऑर्डर रिकॉर्डिंग दैट द एनवायरनमेंट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर हियरिंग, यानी सुनवाई के लिए माहौल ठीक नहीं है जी। इसके बाद इसमें लिखा गया कि द फैक्ट दैट द सपोर्टर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग रुकस इज एविडेंस फ्रॉम द व्हाट्सएप मैसेज इन द व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं अभी का मेंशन किया बाय पार्टी मेंबर्स टू कम एंड गैदर इन ह्यूज नंबर्स इन द कोर्ट। तो ये सब बातें यहाँ पे लिखा है। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये भी सीबीआई जो रीट पिटीशन ईडी का है उसमें मेंशन किया गया, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले भी काफी सारे इंसिडेंट में ये सब घटनाएं घटी है। तो साफ तरीके से ये जो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इवन के एक सीएम के खिलाफ पहला तो ये आरोप है कि वो जानबूझकर पूरे स्टेट मशीनरी को लेकर वो वहां पहुंच जाती है और फिर जब ईडी अदालत जाती है तो अदालत की सुनवाई को भी रोक दिया जाता है अपनी पार्टी वर्कर्स के जरिए, यानी अदालत के बाहर और अदालत के अंदर दोनों तरफ से ईडी का कहना है कि यहाँ पे कानून का उल्लंघन हुआ है, ये साफ तरीके से कहा है। और कल एक्टिंग चीफ जस्टिस जो कोलकाता हाईकोर्ट के है, कल सुनवाई का डेट है 14 जनवरी। एक्टिंग चीफ जस्टिस ने एक नोटिस जारी किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट में शांति बनाए रखिए, कोई तरह का हंगामा ना हो, सुनवाई हो पाए, कोर्ट प्रोसीडिंग स्मूथली हो पाए। और इसके लिए कल जो जिस विचारपति सुब्रा घोष के इजलास में जो आईपैक का जो मामला यहाँ पे कोलकाता हाईकोर्ट में है, वहां पे कौन कौन आएंगे कौन कौन नहीं आएंगे उसका भी रेस्ट्रिक्शन जारी किया गया है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को ऐसा नोटिस जारी करना पड़ रहा है। सौरभ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये दिखाता है कि कैसे हालात इस वक्त पश्चिम बंगाल में है। आप सौरभ बने रहिए हमारे साथ में। हमारे दूसरे सहयोगी संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है फोन लाइन पे। प्रसन्नजीत, अपने आप में संवैधानिक संस्थाओं, व्यवस्थाओं, कानूनी प्रक्रियाओं को बंधक बनाने जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही है। ऐसे में तो व्यवस्थाएं आगे बढ़ेंगी कैसे? लोकतांत्रिक तरीके से काम होगा कैसे? कानून का काम जमीन पे उतरेगा कैसे? प्रसन्नजीत। अरेंद्र, देखिए, मैं इस स्टोरी पे अपना बात इस तरह से रखना चाहूंगा, एक आई विटनेस के हिसाब से।
ईडी का ये जो रिट पिटीशन है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है, वो जिस तरह से एक के बाद एक घटना का विवरण दिया गया, मैं उस दिन गुरुवार को मेरे सामने, मैं उस दिन रिपोर्टर की हैसियत से कोर्ट नंबर 5 जस्टिस सुब्रा घोष की बाजू में, मतलब जहाँ पे रिपोर्टर्स लोग खड़े होते हैं वहाँ पे खड़े थे। तो इसीलिए मुझे पता है, आज भी मेरे आंखों के सामने पूरा छवि एकदम स्पष्ट है कि क्या हो रहा था। और उस वक्त पूरे कोर्ट एडजर्न होने के बाद डीडी न्यूज में मैं अपना रिपोर्टिंग किया था। मैंने सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नाम नहीं ले पाया था एक रिपोर्टर के नाते, एक जुडिशियरी को किसी तरह से चैलेंज नहीं कर पाता, क्योंकि मैं रिपोर्टर हूँ, हम रिपोर्टर है, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया कि जुडिशियरी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये सवाल उठाया था कि एक जुडिशियरी को पुलिस बुलाना चाहिए था या जुडिशियरी के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है बुलाना चाहिए था। मैं देख रहा था किस तरह से वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सांसद कल्याण बनर्जी का भूमिका, किस तरह से उन्होंने वहाँ पे बाकी जिन लोगों को मैं पहचानता हूँ कि जो तृणमूल कांग्रेस की काले कोट पहनने वाला इंटर्न वकील है या जूनियर वकील है, वो किस तरह से वहाँ पे रकास क्रिएट कर रहे थे, किस तरह से दरवाजा बंद नहीं करने दे रहे थे, किस तरह से बेवजह वहाँ पे आवाज निकाल रहे थे, किस तरह से वहाँ पे क्या क्या हो रहे थे, बाकी मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो कोर्ट रूम हुआ करता है, इसीलिए अपने आप को या दूरदर्शन को बचाने के लिए मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल प्रसन्न जी, आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि उस दिन की रिपोर्टिंग आपके माध्यम से आपने तमाम चीजों का जिक्र किया था और सुनवाई कोर्ट में ना हो पाए, जज अपनी सुनवाई के लिए बैठे हों, लोग अपनी बात लेकर पहुंचे और इतना ज्यादा हंगामा किया जाए कि सुनवाई ना हो पाई, ये अपने आप में पहली बार ऐसा वो भी कोलकाता हाई कोर्ट में देखा गया। रहिए हमारे साथ में सौरभ जी लगातार जुड़े हुए। सौरभ, कल जो अब कोलकाता में सुनवाई होनी है कोलकाता हाई कोर्ट में, उस सुनवाई में अब कितनी उम्मीद बनती है कि नोटिस के बाद में, तमाम प्रिकॉशंस के बाद में, अब कम से कम कल ऐसी स्थिति नहीं आएगी जो बीते गुरुवार में आई थी, कम से कम वो व्यवस्था देखने को मिलेगी, कितनी उम्मीद बनती है सौरभ? देखिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस के तरफ से तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस जारी किया गया है। वहां पे कहा गया है कि सीनियर काउंसिल और उनके जो सहयोगी है वो सहयोगी के खिलाफ और कोई वहां पे नहीं आएंगे और रेस्पोंडेंट्स जो हैं उनके जो एक दो बंदे वहां पे जा सकते हैं, इसके अलावा वहां पे किसी को जाने की इजाजत नहीं है और पूरे हियरिंग लाइव स्ट्रीमिंग में होगा। तो ये अपने आप में, जब सुप्रीम कोर्ट के सामने कलकत्ता हाईकोर्ट का छवि ईडी के रीट पिटीशन के जरिए उपस्थापित किया गया, उनके एकदम प्रमाण के साथ, व्हाट्सएप मैसेज के साथ, और तब जाके आज एक्टिंग चीफ जस्टिस को ये एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिस इशू करना पड़ा। कल सुनवाई है, उससे ठीक पहले इससे साफ तरीके से पता चलता है कि कहीं ना कहीं जाके पश्चिम बंगाल की कानूनी व्यवस्था कैसी है, कानूनी हालत कैसी है, कि यहाँ पे खुद सीएम जिस तरह से आचरण कर रही है वो खुद सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद में है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जाके ये सीएम को भी मालूम है। इसलिए हाजरा में जो वो रैली किए थे इस घटना के बाद, वहां से उन्होंने कहा था कि मैं तृणमूल चेयरपर्सन के हिसाब से आईपैक के ऑफिस गया था, तो उन्होंने अपने आप से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन वो काफी देरी हो चुका है। बिल्कुल देरी हो चुका और अपने आप में अब जो घटनाक्रम बीते समय रहा है वो अपने आप में किसी भी राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे सीधे तौर पे गंभीर सवाल खड़ा करता है। लेकिन अब कल क्या होगा कोलकाता हाईकोर्ट में, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रसन्नजीत आपका भी इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बताएंगे खबर आपको। भारत के खिलाफ हिमाकत अगर कोई करेगा तो मुंहतोड़ मिलेगा जवाब, क्या कही सेना प्रमुख ने सख्त लहजों में बात, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे।
विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज एक बार फिर से देश के दुश्मनों को सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी ने भारत के खिलाफ कोई भी हिमाकत की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जरूरत पड़ी तो दुश्मन को फिर से माकूल जवाब दिया जाएगा। अपनी सालाना प्रेस वार्ता में सेना प्रमुख ने कहा कि भारत भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर भी आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मुखरता से अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सैन्य तैयारियों और भावी चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम ने दिखाया है देश किसी भी जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए तत्परता से कार्रवाई करने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में भारत की तत्परता और रणनीतिक स्पष्टता को दिखाया है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की गलत हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 100 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. आर्मी चीफ ने चीन को भी दो टूक शब्दों में मैसेज दिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दोहराया कि 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ सीमा समझौता भारत के लिए पूरी तरह गैर कानूनी और अमान्य है और वहां किसी भी तरह की गतिविधि को भारत मान्यता नहीं देता। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान
सेना ने शौर्य और साहस का प्रदर्शन किया। आर्मी चीफ ने कहा, जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। India considers 1963 agreement between Pakistan and China as illegal. Therefore, any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it, and in this terms, MEA has already issued these statement. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism, and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims, exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने साफ कहा कि भारतीय सेना में अब तक 13 भैरव लाइट कमांडो बटालियन खड़ी की जा चुकी है। ये यूनिट्स इन्फेंट्री के घातक प्लाटून और पैरा एसएफ के बीच की खाई को भरेंगी और आधुनिक युद्ध की जरूरतों को पूरा करेंगी। जनरल द्विवेदी ने साफ दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में किसी भी दुस्साहस का जवाब पूरी मजबूती से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि ब्रिक्स के जरिए वैश्विक कल्याण को भारत कैसे देगा बढ़ावा। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, अज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, The taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, The taste of India। यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का। यही तो अमूल है, The taste of India। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। इस साल ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसके लिए आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स का आधिकारिक लोगो और वेबसाइट्स को लॉन्च किया है। इस मौके पर विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। इस बार भारत का फोकस इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर सबसे ज्यादा रहने वाला है।
भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के लिए अपना लोगो और आधिकारिक वेबसाइट औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह आयोजन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत का संकेत है। ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत बहुपक्षीय सहयोग, विकास और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को प्राथमिकता देगा। इस मौके पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में भारत का लक्ष्य वैश्विक कल्याण को बढ़ावा देना है। India's BRICS chairship will seek to bring together the potential of BRICS countries for greater global welfare. In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue and promoting practical cooperation. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इनोवेशन, कॉर्पोरेशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस रहेगा। The guidance of Prime Minister Narendra Modi, our chairship theme, building for resilience, innovation, cooperation and sustainability, reflects our belief that cooperation among BRICS members can help address shared challenges in a balanced and in an inclusive manner. The theme underscores the importance of strengthening capacities, promoting innovation, and ensuring sustainable development for the benefit of all. ब्रिक्स का मंच उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने का काम करता है। साथ ही यह वैश्विक शासन व्यवस्था में ग्लोबल साउथ के देशों की भूमिका को बढ़ाने की दिशा में कार्य करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां अज मिलके जश्न मनावांगे, लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच, MDH टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जरा सी हंसी, दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन, प्यार जरा सा, the taste of India. यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। The taste of India. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। थैंक यू। क्या सोच रहे हैं प्रमोद भैया? कमाई बढ़ जाए, बच्चे को स्कूल भेजना है। अरे तो काम काहे नहीं बढ़ रहा है? उसके लिए चाहिए होती पूंजी। अरे PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत हम जैसे रेडी पटरी वाले को सरकार बिना किसी गारंटी के बहुत आसानी से 15,000 का लोन देती है। कैसे? PM स्वनिधि योजना में खुद को रजिस्टर करना बहुत आसान है। हाँ। इसके लिए आपको नगर निगम के ऑफिस में जाना पड़ेगा, और नहीं तो PM स्वनिधि योजना की वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर कर लीजिए। देखिए, एक बार अगर आपने लोन चुका दिया तो दूसरी बार 25,000 का और तीसरी बार पूरे 50,000 का लोन मिल सकता है। PM स्वनिधि योजना, उत्थान, सम्मान और स्वाभिमान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और आज देश भर में लोहड़ी की रौनक देखने को मिल रही है,
जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में लोहड़ी की एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है। फसलों और प्रकृति के साथ जुड़ा यह त्यौहार उत्तर भारत में खास तौर से मनाया जाता है, तो इसकी छटा पूरे भारत में देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा है, लोहड़ी प्रकृति के जश्न का पर्व है और उन्होंने लोहड़ी पर्व से देश में खुशी और आशावाद की भावना के गहरा होने की कामना की है। तो लोहड़ी के इस पर्व की धूम किस प्रकार से देश भर में देखने को मिल रही है, हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकित मिश्रा द्वारका दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ, मोहित शुक्ला भी दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर से जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ में अवधेश नौटियाल हैं जो कि देहरादून से जुड़े हैं। आप तीनों के पास आता हूँ। सबसे पहले अंकित आपसे बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली मिनी इंडिया के तौर पे है और ऐसे में उत्तर भारत के इस पर्व की धूम उस इलाके में कैसी देखने को मिल रही जहां पे आप इस वक्त मौजूद हैं अंकित? देखिए, साफ तौर पर क्योंकि लोहड़ी का त्योहार है और ऐसे में गिद्दा और भांगड़ा की भरमार है। और आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये पूरा परिवार जो है, सोसाइटी के लोग हैं जो लोहड़ी को बहुत ही धूमधाम से मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फसल की कटाई से पहले ये त्योहार इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है वो किसानों से जुड़ती है। और देखिए, पारंपरिक नृत्य हो और उन्हीं की थाप पर जो पंजाब की शान है, या पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, इन जैसे इलाकों में, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में खासतौर पर लोहड़ी का त्योहार आज मनाया जा रहा है। और देखिए, ये जो पवित्र अग्नि है इसी में आहुति दी जाती है, जो आप देख भी पा रहे हैं मूंगफली है और इसको पॉपकॉर्न भी कुछ लोग कहते हैं, यूनिकॉर्न्स कहते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ फूले भी कहा जाता है। तो उसी के साथ ये पूरा त्योहार मनाया जाता है और कहा जाता है कि एकता तो बढ़ाता ही है और किसानों के लिए इसलिए भी लाभकारी हो जाता है क्योंकि यहाँ से नई फसल की जो शुरुआत होती है वो होता है। साथ ही उत्तरायण का जो समय है वो यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी दिन बड़े होने लग जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। मेरे इर्द गिर्द आप कुछ पारंपरिक नृत्य है वो देख पा रहे हैं और जरा इसी नृत्य के साथ आपको मैं कहूँगा मेरे कैमरा पर्सन को जरा एक बार दिखाएं इसको, किस तरीके से ढोलक और ढोल के साथ साथ नगाड़ा, एक तरीके से कहें तो पंजाब में बड़ा फेमस है गिद्दा। और बिल्कुल, गिद्दा और भांगड़े की धूम ढोल के साथ साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है दिल्ली से इन तस्वीरों में। देहरादून का रुख करते हैं, अवधेश हमारे साथ मौजूद है। अवधेश, उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो इस सर्दी के मौसम के बीच लोहड़ी के पर्व से किस प्रकार से गर्माहट देखने को मिल रही है अवधेश? देखिए, बिल्कुल गर्माहट देखने को मिल रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोहड़ी चल रही है और बहुत बड़ी लोहड़ी, और तमाम ये पहली बार नहीं है, पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि जो पंजाबी समुदाय नहीं, तमाम वर्गों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, गैर हिंदू हो, तमाम लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और लोहड़ी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर जो है भांगड़ा भी हो रहा था, तमाम लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि तमाम लोग खड़े हैं और जो आग जल रही है उसको एंजॉय कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर मूंगफलियाँ भी खा रहे हैं, गुड़ भी खा रहे हैं, रेवड़ियाँ भी खा रहे हैं और जो पारंपरिक नृत्य है उसका आनंद ले रहे हैं। तो देवभूमि, वाकई जो देवभूमि का पिछले कुछ सालों में जो अलग ही स्वरूप देखने को मिल रहा, पहले से भी पिछले कुछ सालों में, अब कोई सा भी त्योहार हो, तमाम सब लोग एक मिलजुल कर मनाते हैं, सब लोग मनाते हैं। और तमाम हम घरों को भी सुबह से हमने तमाम देखा, हर जगह जो है लोहड़ी की धूम है। तमाम लोग, खासतौर से पंजाबी समुदाय नहीं, चाहे हिंदू वर्गों के भी अलग अलग, गैर हिंदू भी, तमाम लोग हर जगह लोहड़ी की धूम देखने को मिल रही है और एक अलग तरह का उत्साह है और एक अलग तरह की ऊष्मा का संचार है। और वाकई मौसम बेहद सर्द है, लेकिन सर्द मौसम में भी जो लोहड़ी का त्योहार है, सर्द मौसम में वो लोहड़ी की पर्व की गर्माहट कम से कम साफ दिखाई भी पड़ रही है। जल्दी से मोहित शुक्ला का रुख करते हैं दिल्ली में मौजूद। मोहित, आप जहां मौजूद है वहां कैसी लोहड़ी की छटा देखने को मिल रही है? जल्दी से संक्षेप में जरा दिखाइए तस्वीरों में। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजधानी दिल्ली की तस्वीरें जो अंकित आपको दिखा रहे हैं, आप देहरादून से तस्वीरें देख रहे हैं, अमृतसर से आपने तस्वीरें देखी, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से मैं आपको तस्वीरें दिखाने के लिए न्यू राजेंद्र नगर लेकर पहुंचा हूं। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब से कुछ देर पहले लोहड़ी बनाई गई है और हमारे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, थोड़ा सा आगे आ जाइए और एक बार बता दीजिए कि कैसे न्यू राजेंद्र नगर के लोग लोहड़ी बना रहे हैं। एक बार हो जाए लोहड़ी पे, एक बार कुछ गा के सुना दीजिए। सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा, दूल्हा पट्टी वाला, दूल्हे ने टीवी आई, शेर शक्कर पाई, दुलीदा कालू काटा, सुन्नी कौन बुलावे, सुन्नी तारा लुटे, तेरी जोड़ी जीवे, होए सुंदर मुंदरिए, हैप्पी लोहड़ी। देखो
राजेंद्र नगर वाले जी, तो मोहित। ऐसे बनाते हैं। और आप देखिए मेरे पीछे आपको पूरा पंजाबी समुदाय कम्युनिटी, और आप देखिए चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जी, ईसाई मोहित। हो, चाहे वो जैन हो, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, दिल्ली वाले जी। तो ऐसे ही मिलजुल के त्योहार मनाते बिल्कुल, हैं। दिल्ली देश की वाले बात दिल हो, वालों की राजधानी दिल्ली है और की बात ऐसे हो, में लोहड़ी का पर्व की छठा साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट के अंक में बस इतना ही। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC। हर पल